Hello friends, welcome back to another video of class 12th history chapter 3 kinship caste and class part 4th। तो प्रीवियस पार्ट्स में हमने अपने देखा कि कैसे सोसाइटी में डिवीजन हुआ था, वर्ण सिस्टम कैसे था। देन हमने जाति के बारे में भी पढ़ा कि जाति और वर्ण में क्या डिफरेंस है एंड नॉन क्षत्रिय के बारे में पढ़ा। सो अब इस पार्ट में हम अपना कंटिन्यू करेंगे चैप्टर विद सम न्यू टॉपिक्स टू स्टार्ट द चैप्टर। सो दिस इज आवर टॉपिक बियॉन्ड द फोर वर्णास। जैसे कि आपको याद होगा, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि फोर वर्णास के बाद एक और कैटेगरी थी, वो थी अनटचेबल्स की। उनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि उनसे कैसे ट्रीट किया जाता था, उन्हें क्या क्या परमिशन थी एंड ऑल। सो ब्राह्मण्स ने कुछ पीपल्स को, कुछ कैटेगरी थी, उनको आउटसाइड रखा है वर्ण सिस्टम के, और वो कौन है? अनटचेबल्स। सो अनटचेबल्स हमारे फोर वर्णास के नीचे हैं एंड हम कहेंगे कि आउटसाइड द सिस्टम है, इनको सिस्टम में भी जगह नहीं दी। सो इनके साथ कैसे ट्रीट होता था, देखिए। जो प्योर लोग होते थे, प्योर इन द सेंस के वो लोग जो अनटचेबल से अलग थे या अपर थ्री वर्णास में थे, वो लोग इनको देखना भी नहीं चाहते थे, इनसे कोई फूड भी नहीं लेते थे, इनसे कोई काम नहीं करवाते थे अपना। अगर प्योर पर्सन कोई भी वो अनटचेबल्स को देख लेगा तब भी बहुत ज्यादा बुरा होगा, ऐसा कहा गया है। नाउ कुछ एक्टिविटीज है जिनको पॉल्यूटिंग एक्टिविटी कहा गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर कोई वो एक्टिविटीज नहीं करता था, सिर्फ लो कास्ट या हम कहें अनटचेबल्स ही करते थे वो एक्टिविटी, उनको पॉल्यूटिंग कहा गया है। नाउ उन एक्टिविटीज में आता क्या क्या है हम देखते हैं। दीज इंक्लूड हैंडलिंग कॉर्प्सेस एंड डेड एनिमल्स। मतलब पॉल्यूटिंग एक्टिविटीज वो होती थी जिनमें कोई भी एक इंसान कोई डेड बॉडी उठाता है या इवन एनिमल्स की डेड बॉडी भी उठाता है, तो वो एक्टिविटीज पॉल्यूटिंग कहलाई जाती थी। तो हमने ये कुछ एक्टिविटीज देखी। नाउ इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करता था, वो कौन थे? चंडाल्स। दोज हु परफॉर्म सच टास्क नोन एज चंडाल्स। ये हम कह सकते हैं कि अनटचेबल्स में से ही एक लोग हैं जिनको उनके नीचे या उसी कैटेगरी में अनटचेबल से भी ज्यादा नीचे रखा गया है, बिल्कुल वेरी बॉटम ऑफ द हियरार्की। सो हमने यहाँ एक नई टर्म देखी है, चंडाल्स। तो वो क्या होते थे? एक लोग है, कैटेगरी है जो कि पॉल्यूटिंग एक्टिविटीज करते थे। ना मनुस्मृति में भी इनके लिए कुछ ड्यूटीज मेंशन की गई हैं, वो क्या है हम देखते हैं। फर्स्ट वन इज लिव आउटसाइड द विलेज। मतलब इनको विलेजेस से बाहर रहना होता था, इन्हें अलाउ नहीं था कि ये लोग विलेजेस में रहें। दे हैड टू यूज डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स। मतलब जो यूटेंसिल्स बेकार होते थे, जिनको अपर हायर क्लासेस के जो वर्णास के लोग यूज नहीं करते थे, वो यू कैन से बचा हुआ एकदम एंड का जो होता है बिल्कुल बेकार सामान, वो ये लोग यूज करते थे। थर्ड वन इज वेयर क्लोथ्स ऑफ डेड एंड ऑर्नामेंट ऑफ आयरन। ये कपड़े कैसे पहनते थे? ऐसा नहीं है कि ये मार्केट से जाके कोई नया क्लॉथ फाइबर ले लें और सिल के उसको पहने, नहीं, ऐसा नहीं था। इनको उनके कपड़े पहनने होते थे जो कि डेड पर्सन होते थे। सो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा रिजिड सिस्टम इनके साथ फॉलो किया जाता था। बिल्कुल बॉटम के लोग हैं ये, इनको कोई देखना तक पसंद नहीं करता था। इवन इनसे सब बचते थे कि हम इनको ना देख लें वरना मतलब पाप हो जाएगा या हम भी पॉल्यूट हो जाएंगे। ऑर्नामेंट्स इनके आयरन के होते थे, नॉट ऑफ सिल्वर और गोल्ड, एनी प्रीशियस ज्वेल। फोर्थ वन इज नॉट अलाउड टू वॉक इन विलेजेस सिटीज एट नाइट। मतलब इनको अलाउ नहीं था कि ये रात को विलेजेस में या सिटी में किसी भी वॉक करें या वहां से गुजरें। एंड लास्ट वन इज हैड टू डिस्पोज द डेड बॉडीज। मतलब वो डेड बॉडीज जिनका कोई रिलेटिव नहीं होता था, किसी पर्सन की डेथ होती है, अगर उसका कोई रिलेटिव नहीं होता है और सिर्फ फैमिली मेंबर्स हैं या बहुत कम लोग हैं हम कह सकते हैं, तो उनकी डेड बॉडीज को इन्हीं को डिस्पोज करना होता था। पूरा प्रोसेस इन्हीं को करना होता था, डेड बॉडी उठा के उसको जमीन में गाड़ के एंड ऑल, जो भी आप जानते हैं ये प्रोसेस। तो बेसिकली डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडीज हम कह सकते हैं। सो इट्स रियली हार्श कंडीशन। आपने देख ली चंडाल्स के बारे में। अनटचेबल्स के बारे में जानने को हमें एक जगह से मिला है, हमारा एक सोर्स हम कह सकते हैं, वो क्या है? चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क का एक रिटन एविडेंस।
ये बुद्धिस्ट मॉन्क हैं फाहियान। इन्होंने लिखा है अनटचेबल्स के बारे में। इन्होंने देखा वहाँ सोसाइटी में 600 BC टू 600 CE हम जानते हैं कि गुप्ता एम्पायर के टाइम पे ये आए थे इंडिया, इन्होंने विजिट किया था। सो इन्होंने क्या देखा अनटचेबल्स के बारे में कि उनको किसी भी सिटी या विलेज में आने से पहले एक साउंड क्रिएट करना होता था जिससे कि लोग समझ जाएं कि अनटचेबल्स आ रहे हैं एंड वो लोग जो इनसे अपर क्लास में है, अपर वर्णा में है, वो जो इनको नहीं देखना चाहते वो अपने अपने घर में एज अ प्रिकॉशन चले जाएं, बिकॉज उनको देखना भी बहुत ज़्यादा एक बुरा काम माना जाता था अपर क्लास के लिए एंड नॉन अनटचेबल्स कैटेगरीज के लिए। सो सोसाइटी में ये सब देखा गया है, दैट्स वाई इन्होंने ऑब्जर्व किया एंड अपनी राइटिंग्स में लिखा। नाउ अनदर पिलग्रिम ज़ुआंगज़ैंग, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया हमारी सोसाइटी में कि स्कैवेंजर्स जो होते हैं एंड एग्जीक्यूशनर जो होते हैं उनको फोर्स किया जाता था कि वो आउटसाइड रहें, किससे, सिटीज़ एंड विलेजेस से। अगेन ये लोग लो कास्ट से एंड हमारे वर्णा सिस्टम के वेरी बॉटम से बिलोंग करते थे, तो इन लोगों को फोर्स किया जाता था कि ये लोग सिटीज़ में नहीं रहेंगे, इनको आउटसाइड रहना है सिटीज़ एंड विलेजेस के। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर अनटचेबल्स। नाउ हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज बियॉन्ड बर्थ, रिसोर्सेज एंड स्टेटस। इसमें फर्स्ट सब टॉपिक है हमारा जेंडर एसेस टू प्रॉपर्टी, मतलब जेंडर्स यानी कि मेल एंड फीमेल, उन लोगों को कितना एसेस था, उनको कितना परमिशन था प्रॉपर्टी तक, उनको कितना प्रॉपर्टी देना है, किसको देना है, नहीं देना। सो हम ये सब इसमें टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट द टॉपिक। सी, मनुस्मृति में क्या लिखा है कि पैटर्नल एस्टेट जो होगा वो डिवाइड होगा इक्वली अमंग द सन, मतलब जितने बेटे हैं उनको इक्वली दिया जाएगा फादर की, पेरेंट्स की प्रॉपर्टी, ठीक है। सेकेंड वन इज के विमेंस को कोई क्लेम नहीं होना है कि वो भी अपना शेयर मांगेंगी रिसोर्स में से या प्रॉपर्टी में से। वुमेन्स नहीं जता सकती कि हाँ मेरा भी शेयर है, मुझे भी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वुमेन्स के लिए वो चीज़ें अलाउ थी जो कि उन्हें एज अ गिफ्ट दिया जाए, या तो उसके फादर से या उसके हस्बैंड से। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है गिफ्ट दे रिसीव ऑन द ओकेजन ऑफ द मैरिज एज स्त्रीधन। स्त्रीधन कहा गया है वुमेन्स के गिफ्ट को जो कि उसको ऑन अ मैरिज दिया जाता था। ऑलराइट, एंड सेकेंड एंड लास्ट पॉइंट हमारा, मनुस्मृति क्या करती है, वुमेन को वार्न करती है किस चीज के अगेंस्ट, फैमिली प्रॉपर्टी और इवन देयर ओन वैल्यूज विदाउट द परमिशन ऑफ हस्बैंड। ओके, ये क्या वार्न करती है वुमेन को कि उसको कोई भी प्रॉपर्टी, फैमिली प्रॉपर्टी पे बिल्कुल भी अपना अधिकार नहीं जमाना है या किसी भी वैल्यूएबल थिंग्स के ऊपर जब तक उसका हस्बैंड उसको परमिशन न दे। सो यहाँ हमने देखा कि कैसे जेंडर को अलाउ था मेल को, फीमेल को, कि किस हद तक वो प्रॉपर्टी में या रिसोर्सेज में अपना शेयर मांग सकते हैं या उन्हें कितना शेयर मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट सब टॉपिक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। सो दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, वर्णा एंड एसेस टू प्रॉपर्टी। नाउ हमने पिछले टॉपिक में जेंडर एसेस देखा, अब हमें वर्णा एसेस देखना है कि वर्णा सिस्टम के अकॉर्डिंगली कैसे प्रॉपर्टी तक लोगों का एसेस था। ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग एक और क्राइटेरियन था वेल्थ को देखने के लिए, लोगों के वेल्थ तक एसेस का एक और जरिया था हमें देखने का, जो कि था वर्णा सिस्टम। ना आपको क्या लगता है कि वर्णा सिस्टम के अकॉर्डिंगली अगर हम वेल्थ को देखें कि कितने लोगों के पास कितना वेल्थ होगा, सो आपको क्या लगता है? हम सभी कहेंगे कि जो अपर 3 वर्णास हैं वही ज़्यादा रिच होंगे या मेनली ओनली ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियास को ही ज़्यादा प्रॉपर्टी मिलेगा। सो हम देखते हैं अपने टॉपिक में कि एक्चुअली था क्या। देखो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि अगर वर्णा सिस्टम में शूद्रास को सर्वेंट्स एज अ सर्वेंट माना गया है एंड बाकी वर्णास को, अपर वर्णास को जो है वो फ्रीडम है, ठीक है, वो अपने अपने अलग अलग ऑक्यूपेशन के हिसाब से रहते हैं। सो अगर यही फॉलो इम्प्लीमेंट है, सो कैसे कोई नीचे वाला कैटेगरी का इंसान या एकदम बॉटम पे जो है वो कैसे प्रॉपर्टी तक एक्सेस हो सकता है? सो ये साफ जाहिर है कि वेल्दिएस्ट कैटेगरी कौन सी है, ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियास। इवन हम जो डिपिक्ट देखते हैं आजकल, हमारे हिस्टोरियंस बताते हैं, स्कॉलर्स बताते हैं, जो हमें स्कल्पचर मिलते हैं, उनमें किंग्स को तो दिखाते हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा रिच पर्सन है, काफ़ी सारे ज्वेलरीज एंड अच्छे खासे क्लोथ एंड अच्छी स्टेटस में उसको दिखाते हैं। लेकिन प्रीस्ट भी कहीं जगह पर जो है वो रिच देखे गए हैं।
काफ़ी सारे ऐसे टेक्सचुअल ट्रेडिशंस हैं, ऐसे डिपिक्स मिले हैं जहाँ पर ब्राह्मण्स भी उनको एज अ रिच देखा गया है, लेकिन कहीं कहीं जगह देयर आर ओकेजनल डिपिक्शन ऑफ पुअर ब्राह्मण्स ऑल्सो। लेकिन पुअर ब्राह्मण्स मतलब एकदम नॉर्मल स्टेटस उनका दिखाया गया है, नॉर्मल लेवल, एंड एकदम सिंपल हम कह सकते हैं ऐसे ब्राह्मण्स भी देखने को मिले हैं। सो हम कह सकते हैं दोनों ही पोजीशन रही होंगी, लेकिन उनको कहा जाएगा अच्छी क्लास, एंड ऑफ कोर्स वो लोग टॉप पे हैं एकदम वर्ण सिस्टम में भी एंड ऑल। यहाँ पर एक टर्न आता है हमारी सोसाइटी में। देखो, एट अनदर लेवल हमारी सोसाइटी में ब्राह्मणिकल टेक्स्ट मौजूद हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, जो कि सोसाइटी में डिफरेंस बताते हैं। जितने भी नॉर्म्स हैं वो कोडिफाई हैं इन शास्त्राज। लेकिन अगर हम दूसरे लेवल पे बात करें, एक अदर ट्रेडिशन हमें देखने को मिला है, एक एविडेंस है हमारा, जिसमें क्या हुआ था, वर्ण सिस्टम जो ऑर्डर है उसके ऊपर बात हुई थी कि ये जो है इतना ज़्यादा रिजिड नहीं है, ये इतना इनफ्लेक्सिबल नहीं है। और ये सब कब देखने को मिला हमें, दीज वो डेवलप विद इन अर्ली बुद्धिज्म। जब एक हमें देखा है रिलीजन है बुद्धिज्म, जब भी बुद्धिज्म हमारा डेवलप हो रहा था, अर्ली स्टेट था, तब हमने ये सब बातें देखी हैं कि ऐसा भी हुआ था कि हाँ, उन्होंने बताया कि इतना रिजिड सिस्टम नहीं है, नेचुरल नहीं है। अगर कोई चाहता है अपने ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ से, ऑक्यूपेशन से अगर वो सहमत नहीं है तो वो बदल भी सकता है अपना। हमने अभी तक जितना भी देखा, आई होप आपको समझ आया होगा। हम यहाँ स्टॉप करते हैं। विल फिनिश आवर चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो, किसी टॉपिक से रिलेटेड एनी क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।